हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आजकल क्या चल रहा है भाई? पढ़ाई स्टार्ट हो गई है कि नहीं हो गई आप लोगों की? भाई मुझे लगता है कि पढ़ाई तो आप लोग रोज ही करते होंगे, तो चलिए थोड़ी देर मेरे साथ भी आप लोग पढ़ लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नए नए वीडियोस आते रहते हैं। लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा देखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक जो है वो है यथार्थवाद। अब आप सोचेंगे यथार्थवाद तो मैंने पढ़ा दिया है। बिल्कुल पढ़ाया तो है, लेकिन यथार्थवाद का जो सेकंड पार्ट है, जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यथार्थवाद का शिक्षा से क्या संबंध है। यथार्थवाद का शिक्षा से क्या संबंध है? क्योंकि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो यथार्थवाद क्यों पढ़ रहे हैं? आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट में वो लगा हुआ है, तो उसका एजुकेशन से रिलेशनशिप तो देखना पड़ेगा ना। वही तो मेन आपका क्वेश्चन बनता है। तो वही आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग अपना इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये है, देखिए यथार्थवाद मैंने आपको बताया है, ठीक है? लेकिन चलिए देखते हैं फिर से यथार्थवाद और शिक्षा। अब यथार्थवाद का शिक्षा से क्या संबंध है, इसको आप देख लीजिएगा। तो पहला तो ये है कि इसका इंग्लिश में इसको रियलिज्म बोलते हैं, ठीक है? और ये रियल प्लस इज्म से बना हुआ है, ठीक है? और ये यूनानी भाषा के उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं जो आप एमसीक्यू करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो मुख्य कंसेप्ट यहाँ पर है, क्योंकि इन सब चीजों को हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए अब रियलिज्म का, यथार्थवाद का एग्जैक्ट या बिल्कुल सही अर्थ क्या है। शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो यथार्थवाद से जुड़ी हो, जिसको हम कहें कि यथार्थवादी शिक्षा है, ये वो क्या है? तो यह विचारधारा वस्तु की वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में वह वस्तु हमें दिखलाई पड़ती है। यही कारण है कि इसे यथार्थवाद कहा जाता है। यहाँ पर जो चीज हमें जैसी दिखलाई पड़ती है, कैसी दिखलाई पड़ती है मतलब सामने जो चीज जैसी है, यानी कि हम अपने सेंसेस से, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, हाथ से, स्किन से, मतलब जिन चीजों को जैसा ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, पाते हैं, प्रमाण पाते हैं, उन्हीं चीजों को, उसको वैसे ही ग्रहण कर लेना, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना यथार्थवाद है। यानी कि यथार्थवाद प्रमाण की बात करता है, और प्रमाण कहाँ होता है? साइंस में होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आया कि यथार्थवाद सबसे ज्यादा जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को प्रमोट करता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। क्योंकि साइंस प्रमाण मांगता है, और प्रमाण वहां होता है जहां पर हम चीजों को प्रूफ कर ले जाएं। जैसे जहां किस चीज को हम प्रमाण करेंगे, जैसे हमने आंख से देखा, ठीक है? मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं कि अगर हम किसी आत्मा के ऊपर शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो कोई आत्मा को हम देख सकते हैं? नहीं। ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। तो जब हम कुछ नहीं कर सकते तो साइंस इसको मानेगी नहीं, ठीक है ना? लेकिन अगर एक कुर्सी है सामने, जो आपके एक मेज कुर्सी रखी है, तो आप उस मेज कुर्सी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्ड है, महसूस कर सकते हैं, उसकी खटखट की आवाज को आप सुन सकते हैं। तो वो चीज क्या है? यथार्थ है, ट्रुथ है। वही वो वाला नॉलेज जो है, वो ज्ञान जो है यथार्थवादी ज्ञान है, यथार्थवादी शिक्षा है। यानी कि जिस चीज को हम प्रमाणित कर पाए, आंख, नाक, कान, मुंह से, अपने सेंसेस से समझ पाए, साइंस की तरह प्रमाणित कर पाए, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो शिक्षा यथार्थवादी शिक्षा कहलाती है। इसका मूल कंसेप्ट इजी लैंग्वेज में यही है, ठीक है? देख लीजिए आगे यही लिखा है, वह दार्शनिक विचारधारा है जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान को सत्य मानती है, मतलब जो चीजें हमें सामने आंखों से दिखाई पड़ती हैं। इसके अनुसार जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं, उनके पीछे उन जैसी ही वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। सच रूप में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं, और जो होता है उसको हम प्रूफ कर ले जाते हैं अपने इंद्रियों से, उसको हम ज्ञान मानते हैं। अगर हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो वो यथार्थवादी ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो यथार्थवादी शिक्षा क्या है? जो साइंस के तरीके से प्रूव्ड चीजों को नॉलेज मानती है, ठीक है?
अब देखिए ये तो यथार्थवादी शिक्षा हो गई। अब इस शिक्षा के बाद जब भी कोई शिक्षा शुरू की जाती है या कोई भी नया काम शुरू किया जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य बनाए जाते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं तो कुछ सोचते हैं ना कि भाई हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स है, हमें ये पाना है, ये पूरा करना है काम, तो कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उसी तरीके से हर वाद के कुछ उद्देश्य हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए तो वही यथार्थवादी शिक्षा बनी है। तो यथार्थवादी शिक्षा ने भी कुछ उद्देश्य बनाए। अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या करेगी ये अभी आगे देखेंगे। तो पहले उद्देश्य देख लेते हैं, ठीक है, कि आखिरकार इन्होंने क्या करने की सोची। तो पहला तो ये है कि वास्तविक जीवन की तैयारी। आप समझ रहे होंगे कि ये साइंस की तरह प्रूव्ड चीजों को मानते हैं, सेंसस से जिन चीजों को हम देख पाए। तो जो वास्तविक जीवन है, कल्पना से इनका कोई संबंध नहीं है, जो सच में है वैसे जीवन की तैयारी की बात करते हैं, ठीक है। बालक बालिकाएं अपने भावी जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से उन्हें मानव समाज का पूर्ण एवं व्यापक ज्ञान प्रदान करना। यानी कि जो रियल लाइफ में आपके जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वैसे जीवन की तैयारी, यानी कि जीवन में आपके प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद वो अपने फ्यूचर में बच्चे आगे अच्छा कर पाए, इसके लिए हम उन्हें मानव समाज का पूर्ण एवं व्यापक ज्ञान प्रदान करना, यानी कि सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करना और चीजों को प्रूव्ड तरीके से समझाना, ताकि हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, सोसाइटी में एडजस्ट हो पाए, ठीक है। आगे देखिए और क्या क्या यथार्थवादी उद्देश्य रखे गए हैं। सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास के साथ साथ व्यावसायिक उन्नति करना। देखिए, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक ज्ञान विकास के साथ व्यावसायिक उन्नति करना, जिससे कि व्यक्ति अपने परिवेश के साथ भली भांति अनुकूलन कर सके। इसलिए ऐसा कहा क्योंकि ये तो ज्ञान ऐसा रखते हैं ना जो प्रूव्ड हो, तो उसके साथ वो सोशल, मॉरल, ठीक है, और चारित्रिक विकास तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चा अपनी लाइफ के वास्तविक जीवन में भी आगे जाए। तो जब व्यवसाय नहीं होगा, जॉब ही नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, पैसा नहीं कमा पाएंगे आप, तो कैसा लाइफ अच्छा कर पाएंगे। तो व्यवसायिक उन्नति का भी इनका एक उद्देश्य रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहारिक जीवन के समस्त उत्तरदायित्वों को निभा सकने की क्षमता उत्पन्न करना। व्यवहारिक जीवन, इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करी, जो है, जो हमारे और आपके सामने लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके जो आपके सामने उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको पूरा करना, ठीक है। तो आखिरकार ये आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे कि रियलिज्म में रियल लाइफ पे बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। किसी सीमा तक आध्यात्मिक और धार्मिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए, किसी सीमा तक। क्योंकि भाई जो साइंस को मानता है, जो साइंस को मानता है वो आपका आध्यात्म को थोड़ा कम मानेगा, क्योंकि आध्यात्म में क्या होता है, हम कहते हैं ईश्वर है, और ईश्वर प्रूफ तो हो नहीं सकते। तो जो साइंस को, बहुत ज्यादा साइंस को मानता है, वो प्रमाण को मानता है, ईश्वर का हम प्रमाण नहीं दे सकते, ठीक है। ये आस्था का विषय है, समझने का विषय है, महसूस करने का विषय है। तो इन्होंने लिखा है किसी सीमा तक, तो किसी सीमा तक, थोड़े सीमा तक इन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक विकास की बात का उद्देश्य भी रखा है। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्दृष्टि प्रदान करना, जिससे कि जीवन की इच्छाओं में चुनाव कर सकने एवं अपना स्वतंत्र निर्णय दे सकने योग्य बना सके। अंतर्दृष्टि, इंसाइट डेवलप करना, यानी कि बच्चा ये भी कर सके कि उसको क्या चाहिए, क्या लाइफ में चुनना चाहता है, और वो स्वयं के डिसीजन भी ले पाए। यानी कि कहीं ना कहीं आप ध्यान दे रहे होंगे कि व्यक्तित्व के विकास की बात हो रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ही तो गुण हैं ये सारे, ठीक है। और देखिए बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों एवं क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने और उनमें आत्मनियंत्रण लाने की क्षमता उत्पन्न करना। जन्मजात प्रवृत्तियां जो होती हैं बच्चों में, यानी कि बच्चे के अंदर कोई चीज ऐसी है, कोई कौशल है, कोई गुण है, उसको विकसित करना, और वो बच्चा खुद पे कंट्रोल कर सके और अपने गुणों को विकसित कर सके, अपना कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे तरीके इन्होंने बताए हैं, विभिन्न तरीके से, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आध्यात्मिक, धार्मिक पक्ष पर भी ध्यान दिया है इन्होंने। लेकिन आप देखेंगे कि वास्तविक जीवन को कैसे अच्छे से अच्छा जिया जाए, इसका उद्देश्य ही इन सब में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब ये तो इन्होंने उद्देश्य बना लिया। अब उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा, कैरिकुलम। क्योंकि क्या पढ़ाएंगे आप क्लास में, भाई क्लास में इन उद्देश्यों को पूरा करना है, तो उसके लिए कुछ कैरिकुलम होगा, क्योंकि आप कैरिकुलम से ही तो पढ़ते हैं, वही तो टीचर क्लास में कंप्लीट कराता है। तो चलिए देखते हैं यथार्थवाद ने कैरिकुलम कैसा रखा। देखिए यथार्थवाद ने कैरिकुलम कैसा रखा।
शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, देखिए पाठ्यक्रम कैसे बनता है, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कि आपको जो उद्देश्य पूरे करने हैं उसके अनुसार अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट रखें। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो हम इस तरीके का हो जो हमारे देश की रक्षा कर सके, तो हम अपने सब्जेक्ट्स में जो सेना से रिलेटेड चीजें होंगी, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, और आप कह सकते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज, उनको ज्यादा फोकस करेंगे। अगर हम चाहेंगे कि बच्चे साइंटिस्ट बने तो हम साइंस वाले सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अगर हम चाहेंगे कि बच्चे आर्टिस्ट बने तो हम आर्ट वाले फोकस को, जो आर्ट एंड कल्चर होता है वहां पे फोकस करेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, लेकिन जैसा आप चाहते हैं बच्चे का माइंड, जैसा पर्सनालिटी, जैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, वैसे सब्जेक्ट को हम कैरिकुलम में रखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यथार्थवाद फोकस करता है रियलिज्म पर, रियल पर, वास्तविकता पर। जो चीज जैसी है उसे वैसे स्वीकार कर लेना, जो चीज प्रमाणित हो सकती हो, जो चीजें विज्ञान के आधार पर आंख नाक कान मुंह से प्रमाणित हो सकती हो, जिसको हम देख सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाण की बात करते हैं। तो देखिएगा कि ये वैसे सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, ये साइंस को फोकस करते हैं ज्यादा, ठीक है। देखिएगा अब इसको, यथार्थवादी विचारक पाठ्यक्रम को अत्यंत व्यापक और जीवन उपयोगी देखना चाहते हैं। देखिए व्यापक तो मैंने इसलिए बताया, इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि व्यापक तो होगा ही होगा भाई। सारे डेवलपमेंट आप करा रहे हो, सोशल, मॉरल, ठीक है, तो जब और आपका वोकेशनल, व्यावसायिक भी करा रहे हो, तो चारित्रिक, नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, जब सारे डेवलपमेंट कराओगे तो व्यापक तो बड़ा सिलेबस तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब सारे सब्जेक्ट कुछ ना कुछ योगदान आपकी लाइफ में देते हैं। नेक्स्ट है जीवन उपयोगी। साइंस क्या करता है, हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो साइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं कि जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, साइंस की तरह करते हैं। मशीनें हमारी लाइफ में बहुत योगदान देती हैं। इवन जो ये सब आप देख रहे हैं, जो पढ़ाई चल रही है, इसमें कितना साइंस का, टेक्नोलॉजी का यूज है, आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो उपयोगिता के सिद्धांत को आधार मानकर यथार्थवाद ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को प्रधानता दी। मैंने आपसे क्या कहा, इन्होंने साइंस पे फोकस किया था, प्रमाण पे, तो इन्होंने क्या, इन्होंने वैज्ञानिक विषय, देखिए वैज्ञानिक विषयों को प्रधानता दी। किसको, उपयोगिता, ये यूटिलिटी पे बेस करते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का उपयोग कर पाए, ठीक है, कि सिद्धांत जो होते हैं, विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग कैसे करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के रूप में करते हैं। तो इन सारी चीजों का प्रयोग हम कर पाए, इसीलिए विज्ञान पे इन्होंने फोकस किया, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन्होंने भौतिक शास्त्र, यानी कि जो भौतिक शास्त्र विषय है, फिजिक्स है, उसको इन्होंने सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान दिया। तो आपने ध्यान दिया कि साइंस से रिलेटेड इसका संबंध किससे है, साइंस से है। और भाषा, साहित्य, कला को भी वे पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं, परंतु उतना ही जितना कि व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। मतलब साइंस को सबसे ऊपर स्थान देते हैं, लेकिन भाषा, साहित्य, कला, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी देते हैं, क्योंकि इन सब का अगर आप स्थान निकाल देंगे तो फिर बाकी चीजों का डेवलपमेंट कैसे होगा भाई। क्योंकि हम जो सोशल डेवलपमेंट करते हैं वो साइंस से नहीं हो सकता, उसके लिए भाषा चाहिए, साहित्य चाहिए, कला चाहिए, है ना। तो बाकी सारे डेवलपमेंट जो थे उद्देश्य में, वो सारे डेवलपमेंट के लिए साइंस के अलावा अन्य सब्जेक्ट्स को भी रखा जाता है, लेकिन फोकस किस पे रहता है, साइंस पे। अब इन सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाएगा भाई, सब्जेक्ट तो चुन लिए आपने, अब क्या कीजिएगा, पढ़ाइएगा ना। तो पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड चाहिए। तो चलो भाई देख लेते हैं कि इन्होंने टीचिंग मेथड्स क्या रखे। आप देखिए मैंने आपको ये टीचिंग मेथड्स रखे हैं, इसका आप डायग्राम यहाँ बना सकते हैं इस तरीके से, ऐसे करके मैंने आपको ये बताया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप ऐसे करके यहाँ पर बीच में लिख दीजिए शिक्षण विधि, शिक्षण विधियां, ठीक है। और इस तरीके से आप ये शिक्षण विधियों को इस तरह के चार्ट में शो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो ऐसे करके भी एक चार्ट मैंने आपको बताया था, ऐसे करके भी आप शिक्षण विधियों को लिख सकते हैं। ये सारे तरीके आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले तो साइंस से फोकस करते हैं, तो देख लीजिए प्रयोग विधि। प्रयोग कहाँ होते हैं, साइंस में होते हैं। विश्लेषण करना, किसी भी चीज को टुकड़ों में बांटना और फिर ठीक है, तो टुकड़ों में बांट बांट के समझना।
साइंस में या रिसर्च में आप देखते होंगे कि चीजों को सिस्टमैटिकली टुकड़ों में बांटा जाता है, फिर पढ़ा जाता है। तो विश्लेषण का मतलब होता है चीजों को टुकड़ों में बांटना और फिर उसको समझना। ठीक है। आगमन विधि, स्व अनुभव विधि, खुद से निरीक्षण करना, स्व निरीक्षण, खुद से अनुभव करना, स्व निरीक्षण, प्रदर्शन, खोज की प्रवृत्ति। भाई साइंस में खोजते हैं चीजों को, साइंस में खोजते हैं। आगमन विधि में भी हम चीजों को खोजते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं। प्रयोगात्मक पद्धति, हेरिस्टिक, ये भी आप जानते हैं, खोज विधि। संश्लेषण का मतलब होता है, विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, और संश्लेषण का मतलब होता है सारे टुकड़ों को जोड़ लेना। कई सारे टुकड़े हो तो उनको जोड़ करके फिर एक होल बना करके और तब उसको समझना। तो ये सारी विधियां आप देख सकते हैं कि शिक्षण विधि की हैं और कहीं ना कहीं साइंस की तरीके से सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। इसको आप ऐसे डायग्राम से दिखा सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिखें, डायग्राम में दिखाएंगे तो मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो आपने उद्देश्य देख लिया, उद्देश्य के अनुसार क्या किया आपने, पाठ्यक्रम बनाया, कैरिकुलम। अब कैरिकुलम को पूरा कैसे करेंगे, तो उस कैरिकुलम को पूरा करने के लिए कुछ मेथड लेंगे ना, तो ये सारे मेथड हम ले लेंगे। अब मेथड तो आपने ले लिए, अब इन मेथड का यूज कौन करेगा, टीचर करेगा यूज। टीचर किस पे करेगा, स्टूडेंट पर। तो एजुकेटर और स्टूडेंट दोनों को देखेंगे अब हम। ठीक। उद्देश्य लिया, उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम लिया आपने, पाठ्यक्रम को पूरा करने, अब पाठ्यक्रम जब पूरा करेंगे कैरिकुलम किससे, मेथड से। मेथड आपने ले लिए, अब मेथड को यूज कौन करेगा, टीचर करेगा। और किस पे करेगा, स्टूडेंट पे करेगा। ठीक है। तो देखिए टीचर कैसा होना चाहिए, यथार्थवाद के अनुसार। शिक्षक को एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि ये पॉइंट एक सिंपल लाइन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे वादों में टीचर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ठीक है। तो कुछ वादों में स्टूडेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। इसका कार्य बालकों के सामने तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करना है जिस रूप में वे उन्हें बालक स्वयं अपने बुद्धिबल से ग्रहण कर सके, जिस रूप में वे हैं। जैसा मैंने बताया कि ये साइंस पे फोकस करता है, जो चीज जैसी है वैसे ही ग्रहण करना है। तो टीचर का काम क्या है, जो चीज जैसा है उसे वैसे ही रखें ताकि बच्चे अपने हिसाब से इसको ग्रहण कर सके। तो अध्यापक क्या है, केवल पथ प्रदर्शक। इंपॉर्टेंट प्लेस तो दिया हुआ है, लेकिन कैसा, पथ प्रदर्शक, वो केवल रास्ता दिखाने वाला है। ये इस चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो टीचर कैसा होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए, और जो चीजों को वैसे ही रखे जैसी वो है। इंपॉर्टेंस टीचर को भी यहाँ पे दी गई है। अब टीचर वो चीजें अप्लाई किस पे करेगा, स्टूडेंट पे करेगा। तो देखिए स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट यथार्थवाद के अनुसार बालक की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। उन्होंने ऐसा कहा कि स्टूडेंट में ये गुण होने चाहिए। पहला है कि छात्र विवेक से ही सीखकर यथार्थ के निकट पहुंचने की चेष्टा करता है, बुद्धि ही सीखने में उसकी सहायता करती है। विवेक से, यानी कि इस विवेक का मतलब होता है जो सही गलत होता है उसमें अंतर कर पाता है, उसे विवेक कहते हैं। ठीक है। यथार्थ के निकट पहुंचने की चेष्टा करती है। यथार्थ माने सच, रियल, यानी कि सही गलत क्या है हम इसमें फर्क कर पाएंगे, तभी तो हम सच के पास पहुंच पाएंगे। और बुद्धि ही सीखने में सहायता करती है, यानी कि इन्होंने कहा है कि शिक्षार्थी ऐसा होता है जो सही गलत में अंतर कर पाए, ट्रुथ को समझ पाए और अपने बुद्धि से, माइंड से चीजों को सीख पाए। ठीक है। छात्र अपनी बुद्धि के विकास के लिए अधिक स्वतंत्रता चाहता है, यानी कि उसके बुद्धि का विकास हो। तो बालक क्या चाहता है, बालक ये चाहता है कि वो फ्रीडम हो उसके पास, ताकि वो चीजों को सीख पाए। आप बहुत ज्यादा उस पर दबाव मत बनाइए, वो जैसे चाहता है खुद से सीखने का प्रयास करे, क्योंकि टीचर क्या है, केवल पथ प्रदर्शक है। तो बच्चा आगे आगे चलेगा, वो केवल गाइडलाइन देंगे कि तुम्हें ऐसे ऐसे रास्ते में चलना है, जब वो गलत होगा तो बताएंगे। ठीक है। तथ्यों के आधार पर वह आगे बढ़ता है, फैक्ट्स। जब साइंस आ गया तो प्रूफ आ गया, तो फैक्ट्स आ गए, फैक्ट। ठीक है। इसमें वो कोई कल्पना का सहारा नहीं लेता, यहाँ कल्पनाओं का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग प्रमाण मांगते हैं। कल्पना तो होती है हवा में, लेकिन ये तो प्रमाण की बात करते हैं। तो ये फैक्ट्स का बच्चे क्या करते हैं, फैक्ट के आधार पर आगे बढ़ते हैं। वह सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविक ज्ञान और उपयोगी व्यवहारों पर अधिक विश्वास करता है। वास्तविक ज्ञान और उपयोगी व्यवहार, आपने देखा उपयोगी सब्जेक्ट्स रखे इन्होंने,
उपयोगी जो चीजें पहला उद्देश्य था वास्तविक जीवन की तैयारी। तो जो वास्तविक चीजें अगर आप समझेंगे नहीं तो तैयारी कैसे करेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे अपनी लाइफ की। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए समझने का कंसेप्ट उनके पास है कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, अपनी लाइफ को कैसे अच्छा करें, बढ़िया करें, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे कहीं भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है यथार्थवाद के अनुसार छात्र देवता नहीं है, वह मात्र मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है। अतः सामाजिक सामंजस्य उसके ज्ञान और व्यवहार का विशेष गुण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अतः सामाजिक सामंजस्य उसके ज्ञान और व्यवहार का विशेष गुण होना चाहिए। तो मैंने ये भी बताया था कि ये समाज में एडजस्ट होने के लिए भाषा विज्ञान कला भाषा कला संस्कृति ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। तो सामाजिक प्राणी है, समाज में कैसे एडजस्ट होगा, क्योंकि समाज में रहेगा, एडजस्ट होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, एक दूसरे की हेल्प करेगा, सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, चीजों को प्रैक्टिकली देखेगा, कोई कल्पनाएं नहीं करेगा। तो ये सारे गुण जो होते हैं यथार्थवादी जो है शिक्षक जो है शिक्षार्थी के स्टूडेंट के हैं। ठीक है, अब देखिए स्कूल कैसा होना चाहिए। यथार्थवादी विद्यालय की उपयोगिता को समझते हैं और वह इसे एक ऐसी संस्था मानते हैं जहां व्यक्ति ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करना सीखता है। कहा ना कि विद्यार्थी सामाजिक प्राणी है, तो स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां पर वो क्या करे, सामाजिक जीवन सीखे, सोशल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, इसको सीखे। ठीक है, वे विद्यालय को ऐसा स्थान मानते हैं जहां बालक की रुचि, आवश्यकता और शक्ति के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। बिल्कुल जैसा बच्चे का इंटरेस्ट हो, नीड हो, उसके अनुसार काम किया जाए। विद्यालय के माध्यम से ही व्यवसाय विशेष की शिक्षा दी जाती है, यानी कि बालक कैसे आगे चल के पैसे कमाएगा, कोई व्यवसाय में जाएगा, उसकी बात भी की जाती है। यह मानते हैं कि विद्यालय समाज का यथार्थ रूप प्रस्तुत करता है। मतलब स्कूल जो है वो सोसाइटी के बारे में बताता है कि सोसाइटी किस तरह की है और बच्चों को रियलिटी बताता है ताकि वो एडजस्ट कर सके। विद्यालय को बालक को यथार्थ ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो सके। विद्यालय में सभी साधनों और सज्जाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान यानी कि सोसाइटी कैसी है, समाज में कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, इन सब चीजों को वो वैसे ही बताए जैसी वो है, तभी तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। अगर हम जान पाए कि कैसी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने वाली है या आएंगी तो हम वैसे ही सॉल्यूशन बनाने का प्रयास भी करेंगे। तो स्कूल को कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अंतिम बिंदु यथार्थवाद और अनुशासन। यथार्थवाद दमनात्मक अनुशासन का विरोध एवं अंतः प्रेरित अनुशासन आत्म अनुशासन का समर्थन करता है। अंतः प्रेरित यानी कि हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, ऐसा अनुशासन वो चाहता है। इस विचारधारा के अनुसार अनुशासन प्रेम और शिक्षक की सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार इतना आत्मीय हो कि बालक विद्यालय में अपने घर की भांति सुरक्षा की अनुभूति कर सके। यानी कि प्रेम जो होना चाहिए, टीचर क्या करे, प्रेम से रहे, सहानुभूति से रहे, ताकि वो स्कूल में बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में रहे जैसे घर में रहता है। यथार्थवादी विचारक अनुशासन की स्थापना के लिए कठोर दंड का विरोध करते हैं और उनके विचार में अनुशासन की स्थापना प्राकृतिक परिणामों के आधार पर होनी चाहिए। बालक के अनैतिक और अप्राकृतिक कार्यों के लिए उन्हें स्वयं दंड न देकर प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रकृति उन्हें स्वयं दंड देगी, ये दंड सुधार एवं लाभ की दृष्टि से होगा। यानी कि ये सोच लेना चाहिए, थोड़ा ये प्रकृतिवाद की ओर जा रहे हैं, लेकिन इनमें मेन कंसेप्ट अभी हम बता देंगे आपको। इसमें ये लिखा है कि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जब वो कुछ गलती करेंगे तो उन्हें खुद सीखने को मिलेगा। ठीक है, उन्हें उस पर छोड़ देना चाहिए और ये कैसा होता है, सुधार होता है और उसमें लाभ मिलता है बच्चों को। यथार्थवादी नैतिक एवं धार्मिक विकास पर बल देते हैं जिससे कि आत्म अनुशासन की स्थापना की जा सके। आत्म अनुशासन देखिए यही इनका मेन मूल है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया अंतः प्रेरित यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की यह बात करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो इस तरीके से आपने देखा कि सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ऐसा माहौल स्कूल में बने कि बच्चा खुद ब खुद सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि यथार्थवादी शिक्षा कैसी है, ठीक है, और यथार्थवादी शिक्षा में किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया गया। तो हमने सारे जितने भी पॉइंट सबको कवर कर लिया है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। डायग्राम के साथ बनाइएगा ताकि आपका अच्छे से अच्छा डायग्राम के साथ ये चीज प्रेजेंट हो पाए और आपका ये चैप्टर यहीं पे कवर होता है। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जय हिंद।